टोकलोश। टोकलोश, ये नाम शायद ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जिन समुदायों की लोक कथाओं में इसका जिक्र है, वहां ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, वहां इसे एक हकीकत की तरह माना जाता है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग स्रोतों को मिलाकर ये समझा जाए कि आखिर ये टोकलोश है क्या। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, या किसी मानसिक स्थिति का प्रतीक, या फिर इसके पीछे कोई और कोई गहरा सामाजिक सच छिपा हुआ है? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले उस अकादमिक पेपर से जो इसकी पौराणिक जड़ों की बात करता है। लोक कथाओं के मुताबिक टोकलोश कोई प्राकृतिक जीव या भूत प्रेत नहीं है। नहीं, इसे बनाया जाता है। इसे तंत्र मंत्र और काली साधना के जरिए किसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाता है। और इसे बनाने की जो प्रक्रिया है, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, वो काफी भयानक है। हाँ, बहुत। इसमें किसी ताज़ा दफन किए गए शव का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि कोई तांत्रिक या साधक उस शव पर कुछ ऐसे अनुष्ठान करता है जिससे उसकी आत्मा को वश में कर लिया जाए। हाँ, और सिर्फ वश में ही नहीं, उसे तब तक सिकोड़ा जाता है जब तक वो अपनी सारी पहचान, अपनी इंसानियत सब खोकर सिर्फ नफरत और बदले की भावना से भरी एक विकृत शक्ति न बन जाए। और यही विकृत आत्मा फिर टोकलोश का रूप लेती है। बिल्कुल। ये अपने आप में एक दिलचस्प विचार है कि किसी इंसान की आत्मा को एक हथियार में बदला जा सकता है। इसका स्वरूप भी उतना ही अजीब बताया गया है। ज्यादातर लोककथाएं इसे एक छोटे बालों से ढके चूहे जैसे दिखने वाले प्राणी के तौर पर बताती हैं। हाँ, जो 2 पैरों पर चलता है और उसके पंजे और दांत बहुत नुकीले होते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका शारीरिक हमला नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली ताकत है इसकी अदृश्य होने की क्षमता। एक लोक कथा कहती है कि ये मुंह में कोई खास कंकड़ रखकर गायब हो सकता है। अच्छा। तो दूसरी कहती है कि पानी को छूते ही ये अदृश्य हो जाता है। और यही चीज इसे इतना खतरनाक बनाती है। सही बात है। डर उस चीज का नहीं है जो दिख रही है, बल्कि उस चीज का है जो आपके साथ है पर आप उसे देख नहीं सकते। एग्जैक्टली। और इसके हमले का तरीका भी बहुत मनोवैज्ञानिक है। स्रोत बताते हैं कि ये दरवाजे या खिड़की से नहीं आता। तो फिर कैसे? जमीन या फर्श से घर में दाखिल होता है और ये सोते हुए इंसान पर हमला करता है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं होता। नहीं, वो अपने पंजों से हल्की खरोंचे लगाता है जो शायद सुबह तक ठीक भी हो जाएं। पर इसका असली काम कानों में फुसफुसाना है। हाँ, और ये फुसफुसाहट ही इसका असली जहर है। ये रिश्तों में शक पैदा करता है, पति पत्नी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है, परिवार में नफरत के बीज बोता है। धीरे धीरे ये इंसान को मानसिक रूप से इतना तोड़ देता है कि वो खुद हिंसक हो जाता है। वो उन लोगों पर हमला करने लगता है जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो टोकलोश खुद हत्या नहीं करता? नहीं, वो इंसान को हत्यारा बनाता है। और इन लोक कथाओं में इससे बचने के उपाय भी बड़े दिलचस्प दिए गए हैं। सबसे आम उपाय है अपने पलंग को जमीन से ऊंचा रखना। हाँ, ईंटों पर या किसी चौकी पर। मान्यता यह है कि ये प्राणी ज्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकता, ये जमीन से जुड़ा रहता है। ये एक अलौकिक खतरे से बचने का कितना भौतिक और सरल उपाय है ना? ये उस समुदाय के मनोविज्ञान को दिखाता है। वो खतरे को इतना वास्तविक मानते हैं कि उससे बचने के तरीके भी बहुत व्यवहारिक हैं। अब होगा, बल्कि आपको अपने घर की बनावट में भी बदलाव करना होगा। ये अंधविश्वास को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना देता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। लोक कथा के अनुसार इस शक्ति को पाने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत हमेशा भेजने वाले के किसी अपने की आत्मा होती है। एक तरह का शैतानी सौदा है ये। तो ये तो हुई लोक कथा की बात। अब यहाँ से मामला और ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पुरानी कहानियों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, हमारे पास जो क्राइम रिपोर्ट्स और केस स्टडीज हैं, वो दिखाती हैं कि कैसे इस पौराणिक प्राणी का नाम आधुनिक भारत की अदालतों और पुलिस फाइलों तक में दर्ज हुआ है। चलिए पहली केस स्टडी पर आते हैं। ये 2000 के दशक की शुरुआत में झारखंड के एक ग्रामीण इलाके की घटना है। हाँ, एक आदमी ने दिन दहाड़े गांव में कई लोगों की हत्या कर दी, और जब उसे पकड़ा गया तो उसने एक बहुत ही अजीब दावा किया। उसने कहा कि ये उसने नहीं किया, कि वो अपने काबू में नहीं था। राइट? एग्जैक्टली। उसका कहना था कि पिछले कई हफ्तों से उसकी पत्नी किसी अदृश्य चीज से बातें कर रही थी। अकेले में? हाँ, घंटों तक अकेले कमरे में किसी से बहस करती थी। फिर एक रात उसने अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर एक छोटे बालों वाले प्राणी को देखा। और उसके बाद? उसके बाद उसे कुछ याद नहीं।
उसका दावा था कि वो प्राणी उसके कंधे पर बैठ गया और उसे एक कठपुतली की तरह नाचाता रहा और उसी ने उससे ये सारी हत्याएं करवाईं। अब यहाँ पर हमारे मनोवैज्ञानिक स्रोत एक दिलचस्प दृष्टिकोण पेश करते हैं। इसे सुपरनैचुरल एट्रीब्यूशन या अलौकिक आरोपण कहा जा सकता है। हाँ, मतलब जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा भयानक काम करता है जिसे वो अपनी पहचान या अंतरात्मा से जोड़ नहीं पाता, तो उसका मन उस अपराध का बोझ किसी बाहरी शक्ति पर डाल देता है। बिल्कुल। टोक्लोस जैसी एक पौराणिक आकृति उस अपराध बोध और सामाजिक कलंक से बचने का एक आसान जरिया बन जाती है। वो कह सकता है, मैंने नहीं, उस राक्षस ने किया। ये एक तरह का मानसिक बचाव तंत्र हुआ, डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं, हमारे पास वाराणसी की एक और घटना का जिक्र है जो 2010 के आसपास की है। एक अमीर परिवार की महिला ने एक पुजारी को अपने घर बुलाया। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने अपने शरीर पर गहरी खरोचों के निशान दिखाए और कहा कि कोई अदृश्य चीज रात में उसे काटती है। और पुजारी ने उस रात घर में पूजा और मंत्रोच्चार शुरू किया। हाँ, और स्रोत के अनुसार आधी रात को मंत्रों के बीच पुजारी ने खुद फर्नीचर के पीछे से एक छोटे लाल आंखों वाले साये को भागते हुए देखा। सच में? हाँ, वो साया प्रार्थनाओं की आवाज से डर रहा था और तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। पुजारी ने घर को पवित्र तो कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ? उस घर में काम करने वाली नौकरानी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में क्या कहेंगे? यहाँ तो एक बाहरी गवाह भी है, पुजारी, जिसने उस चीज को देखने का दावा किया। देखिए, यहाँ पर संशयवादी स्रोत या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इसे कन्फर्मेशन बायस का एक सटीक उदाहरण कहेंगे। कन्फर्मेशन बायस मतलब पुजारी उस घर में एक बुरी शक्ति को खोजने के इरादे से ही गया था, उस तनावपूर्ण आधी रात के माहौल में जहां मंत्र पढ़े जा रहे हों। परछाइयों का खेल और मन का वहम किसी भी चीज को एक साये का रूप दे सकता है। हाँ, और रही बात नौकरानी की मौत की, तो उसे इस कहानी से जोड़कर देखना ये एक तरह की तार्किक भ्रांति है। सिर्फ इसलिए कि एक घटना दूसरे के बाद हुई, इसका मतलब ये नहीं कि पहली ने दूसरी को अंजाम दिया। हो सकता है उसकी मौत का कोई और ही कारण रहा हो। बिल्कुल, लेकिन उस घटना के बाद इसे टुकलोश की कीमत वसूलने के तौर पर देखा गया। ये तर्क भी अपनी जगह सही है, लेकिन जो तीसरी घटना हमारे स्रोतों में है वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। हाँ, ये 2016 की गर्मियों में मध्य भारत के कस्बे की है। कुछ ही हफ्तों के अंदर वहां से कई बच्चे गायब हो गए। पूरे इलाके में दहशत फैल गई होगी। जाहिर है, पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। फिर एक दिन एक किशोरी किसी तरह बचकर वापस आ गई। और उसने जो बताया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उसने दावा किया कि कुछ लोग बच्चों को अगवा कर रहे थे और उनके साथ भयानक काम करते थे। लेकिन क्या वो लोग अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे थे। उनके कंधों पर छोटे छोटे राक्षस बैठे थे जो उन्हें ऐसा करने का हुक्म देते थे। ये बहुत ही भयानक तस्वीर है। यहाँ टुकलोश की कथा का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस लड़की के बयान पर कोई ठोस कार्रवाई कर पाती, गुस्साई भीड़ ने उस जगह को घेर लिया जहां ये सब हो रहा था और सब कुछ जलाकर राख कर दिया। तो मतलब सबूत, गवाह, सब खत्म। और यहाँ हमारे समाजशास्त्रीय स्रोत एक और भयावह संभावना की ओर इशारा करते हैं। वो क्या है? हो सकता है कि यहाँ अंधविश्वास का इस्तेमाल एक आपराधिक गतिविधि को छुपाने के लिए किया जा रहा हो। मतलब कोई संगठित गिरोह? संभव है, कोई गिरोह स्थानीय लोक कथाओं और डर का फायदा उठाकर पीड़ितों और गवाहों को चुप करा रहा हो। अगर लोगों को यकीन दिला दिया जाए कि ये सब कोई शैतानी शक्ति कर रही है, तो वो इंसानी अपराधियों के खिलाफ बोलने से डरेंगे। तो यहाँ लोक कथा एक ढाल बन जाती है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस एक टोक्लोश की 3 अलग-अलग व्याख्याएं हैं। पहली, लोक कथाओं वाली एक वास्तविक अलौकिक प्राणी जिसे काले जादू से बनाया गया है। दूसरी, मनोवैज्ञानिक व्याख्या जो इसे सिजोफ्रेनिया, सामूहिक हिस्टीरिया या अपराधबोध से बचने के एक तरीके के रूप में देखती है। और तीसरी, समाजशास्त्रीय या आपराधिक व्याख्या, जहां ये एक अंधविश्वास है जिसका इस्तेमाल अपराधी लोग डर फैलाने और अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए करते हैं। और ये तीनों ही अपनी अपनी जगह पर तर्कसंगत लगती हैं। ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि हम उन चीजों को कैसे समझाते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। जिन घरों में आज भी रात को अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं या सुबह शरीर पर अनजाने निशान मिलते हैं, उनके लिए ये डर आज भी जिंदा है। शायद टोक्लोश कोई बाहरी दैत्य नहीं, बल्कि इंसान के भीतर पलने वाली अंधेरी इच्छाओं का ही एक रूप है। हमारी नफरत, हमारा लालच, हमारा गुस्सा। बिल्कुल। शायद ये कहानियां हमें उस अंधेरे से बचाने के लिए बनाई गई थीं जो हमारे अंदर ही मौजूद है।
जब हम उस अंधेरे को एक बाहरी राक्षस का नाम और चेहरा दे देते हैं, तो शायद उससे लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि बुराई बाहर है, अंदर नहीं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद टोक्लोश की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रह जाती। नहीं, ये मानव मनोविज्ञान, सामाजिक तनाव और हमारी न्याय और नैतिकता की समझ पर एक टिप्पणी बन जाती है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक लोक कथा समय के साथ विकसित होती है और अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग मायने रखती है। सही बात है। एक पीढ़ी के लिए जो सचमुच का राक्षस था, वो अगली पीढ़ी के लिए एक मानसिक बीमारी का लक्षण और उसके बाद वाली पीढ़ी के लिए एक आपराधिक साजिश का हिस्सा बन सकता है। तो इन सभी विश्लेषणों के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हमारे स्रोत हमें टोक्लोश को समझने के कई तरीके देते हैं, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या अपनी सबसे बुरी भावनाओं और आवेगों को एक नाम और एक रूप देना, उसे टोक्लोश कहना, हमें उससे लड़ने में मदद करता है, या अनजाने में हम उसे अपने ऊपर और ज्यादा शक्ति दे देते हैं? Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.